हेलो फ्रेंड्स, टीम समर हिल की ओर से मैं निरंजन कुमार आप सभी का वेलकम करता हूं। आज हम लोग बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र के 9वें अध्याय की ओर बढ़ेंगे, जो होगा हमारा समाज निर्माण में लैंगिक मुद्दे। जी हाँ, समाज निर्माण में लैंगिक मुद्दे, जेंडर इश्यूज इन सोशल कंस्ट्रक्ट। सीटेट के सिलेबस में इस चैप्टर को भी शामिल किया गया है, तो इसके ऊपर हम लोग डिस्कशन कर लेंगे कि समाज निर्माण में लैंगिक मुद्दे आखिर कहाँ किस हद तक शिक्षा को प्रभावित करते हैं, और लैंगिक मुद्दों को इससे इसीलिए जोड़ा गया है ताकि एक शिक्षक के रूप में हमें यह समझने में आसानी हो कि समाज में जो लैंगिक मुद्दों का निर्माण किया गया है और लिंग संबंधी कुछ भ्रांतियां हैं, वो किस प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों को प्रभावित करती हैं। और लड़के एवं लड़कियों के बीच हम लोग एक स्टैंडर्ड सेट कर चुके हैं, जो कि हमारा समाज रूढ़िवादिता के क्रम में बच्चों के ऊपर थोपता आया है कि लड़कियों के लिए ये काम निर्धारित है, लड़कों के लिए ये काम निर्धारित है। तो आज के चैप्टर में हम इन्हीं सब चीजों की चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे लिंग क्या होता है। लिंग से आप सभी वाकिफ हैं, आप सबको मालूम है कि लिंग क्या होता है और लिंग के कितने प्रकार हैं। जैविक दृष्टिकोण से देखा जाए तो लिंग के 3 प्रकार हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग, जिसको ट्रांसजेंडर कहा जाता है। तो ये लिंग के प्रकार हैं, लेकिन हमारा समाज में जो लैंगिक मुद्दा का भाव है यहाँ पे, वो केवल स्त्रीलिंग और पुल्लिंग से है, क्योंकि समाज में लड़कों और लड़कियों इन्हीं दोनों के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता है। तो अब देखिए कि समाज में लैंगिक मुद्दे जो है वो किन किन चीजों के ऊपर प्रभाव डालते हैं, किन किन चीजों के कारण होते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम लोग लैंगिक असमानता को समझेंगे। लैंगिक असमानता का मतलब क्या हुआ कि लड़का और लड़की इन दोनों में अंतर और समानता। तो जैविक बनावट के अनुसार लड़के एवं लड़कियों के शरीर में अंतर तो होता है, लेकिन समाज में भी एक क्राइटेरिया सेट कर दिया गया है, कुछ कार्यों को लेकर के, कुछ विशेष प्रकार के अधिगम से संबंधित भी सेट कर दिए गए हैं कि ये सब चीजें लड़कों के लिए अच्छी हैं और लड़कियों के लिए अच्छी नहीं हैं। जैसे गणित की ही बात की जाए तो ऐसा भ्रम फैला दिया गया है कि गणित सीखना लड़कियों के लिए कठिन है, जबकि ऐसी कोई बात होती नहीं है। हमारा समाज जो है वह पितृसत्तात्मक परिवार का है। पितृसत्तात्मक का मतलब वैसे परिवार से है जिसमें जो आर्थिक गतिविधियां होती हैं वह पुरुषों के द्वारा संचालित की जाती हैं, और सारा का सारा जो भी महत्वपूर्ण कार्य होता है वह पुरुषों के जिम्मे होता है। चाहे वो संपत्ति का अधिकार हो, चाहे वो जमीन का अधिकार हो, चाहे वो बाहर जाकर के काम करने का अधिकार हो, तो इनके ऊपर पूरी तरह से पुरुषों का वर्चस्व हावी है। और अभी भी आज के समय में भी महिलाएं इन क्षेत्रों में संघर्ष कर रही हैं। लिंग के आधार पर श्रम का विभाजन भी किया गया है। हमारे समाज में लिंग के आधार पर श्रम का विभाजन भी है। कैसे है, तो आइए इसको समझते हैं। घरेलू कार्य स्त्रियों के जिम्मे, जबकि बाहरी कार्य जिसमें आर्थिक गतिविधियां शामिल होती हैं वो पुरुषों के जिम्मे है। यहाँ समझेंगे कि घरेलू जो कार्य होते हैं, जो भी घर के छोटे मोटे कार्य हुए, वे सारे कार्य महिलाओं के जिम्मे हैं। घर की महिलाएं या तो स्वयं से या अपने देख रेख में नौकरों या नौकरानियों के द्वारा ये काम करवाती हैं। और जो भी बाहरी कार्य है और जिसमें मुख्य रूप से आर्थिक गतिविधियां शामिल हैं, वो सारे पुरुषों के जिम्मे हैं। और यही कारण है कि हमारा समाज पितृसत्तात्मक परिवार का हो गया है, जिसमें पुरुषों का एकाधिकार, पुरुषों का वर्चस्व होता है। वेतन संबंधी विसंगति भी है। वेतन संबंधी विसंगतियों को इस प्रकार से हम लोग समझते हैं कि एक ही काम के बदले एक पुरुष को अलग वेतन दिया जाना और एक महिला को अलग वेतन दिया जाना। बहुत सारे क्षेत्रों में ऐसा है। जैसे कि फिल्म क्षेत्र को ले लिया जाए तो फिल्म क्षेत्रों में जहां पुरुष अभिनेताओं का बहुत ज्यादा चार्ज होता है, उन्हें बहुत ज्यादा वेतन मिलता है, वहीं महिला जो अभिनेत्रियां होती हैं
पुरुषों की तुलना में काफी कम वेतन मिलता है। तो इस प्रकार से वेतन विसंगतियां भी हम लोग देखते हैं। और फिर श्रेष्ठता, मेल वर्सेस फीमेल, श्रेष्ठता में भी हमारे समाज में एक तरह से धारणा बना दी गई है कि पुरुष जो है वो महिलाओं की अपेक्षा श्रेष्ठ होते हैं। चाहे वो खेलकूद की बात हो, चाहे वो किसी भी अन्य जॉब में जाने की बात हो, तो हमारा समाज प्राथमिकता लड़कों को देता है, लड़कियों को उतनी प्राथमिकता नहीं दी जाती है। तो ये सारे जो है ये हमारे समाज में लैंगिक मुद्दे हैं। इन चीजों को हमें समझना है और फिर विद्यालय में आना है। विद्यालय में लैंगिक भेदभाव होता है और लैंगिक भेदभाव से हमें बचना है। लैंगिक भेदभाव को दूर करने के लिए हमें हमेशा प्रयास करना है ताकि लड़कियों को भी आगे बढ़ने के समान अवसर मिल सके, उन्हें भी शिक्षा के क्षेत्र में एवं अन्य गतिविधियों के क्षेत्र में आगे बढ़ने का उतना ही अवसर मिल सके जितना हम लड़कों को देते हैं। विद्यालय में लैंगिक भेदभाव कैसे होते हैं? तो पढ़ाई में गणित संबंधी भ्रांतियां होती हैं कि गणित सीखना लड़कियों के बस की बात नहीं है, लड़कों के लिए ही गणित होता है। एक ऐसा भ्रम सा फैला दिया गया है, लेकिन ऐसी कोई बात होती नहीं है। लड़के एवं लड़कियों दोनों के जो मस्तिष्क होते हैं वो एक समान अनुपात के होते हैं। ऐसा नहीं है कि लड़कों का मस्तिष्क ज्यादा विकसित होता है और लड़कियों का मस्तिष्क कम विकसित होता है। हाँ, अभ्यास की कमी हो सकती है, अभ्यास की कमी के कारण लड़कियां पिछड़ जाती हैं, लेकिन यदि लड़कियों को बचपन से ही लगातार सतत अभ्यास कराया जाए तो वे भी गणित में उतना ही अच्छा कर सकती हैं जितना कि लड़के करते हैं। खेल कूद में भेदभाव किया जाता है। बहुत सारे ऐसे खेल कूद हैं जिनमें लड़कों का ही वर्चस्व होता है। लड़कियों के लिए कहा जाता है कि तुम्हें इस तरह के खेल नहीं खेलने चाहिए। लड़कियों के लिए अलग तरह के छोटे मोटे खेल रख दिए गए हैं। जैसे कि क्रिकेट की बात की जाए तो क्रिकेट में ज्यादातर लड़कों का ही वर्चस्व है और आज भी हम लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक देखते हैं कि लड़कियों के मुकाबले जब होते हैं तो उन्हें देखने वाला कोई नहीं होता है, लेकिन जब पुरुषों के मुकाबले होते हैं तो पूरी दुनिया देखने को उमड़ पड़ती है। तो खेल कूद में भी भेदभाव होता है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी भेदभाव किया जाता है। यदि स्वागत गान गाना हो तो वहां लड़कों को साइड कर दिया जाता है, लड़कियों को ही, चाहे वो उनकी रुचि हो या ना हो, लड़कियों को ही कहा जाता है कि तुम्हें ही स्वागत गान गाना है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि विद्यालय में भी लैंगिक भेदभाव मौजूद है। अब आते हैं लैंगिक भेदभाव के कारक। वे कौन से कारक हैं, फैक्टर्स कौन से हैं जो लैंगिक भेदभाव को बढ़ावा देते हैं? तो इसमें सबसे पहला है पूर्वाग्रह एवं रूढ़िवादिता। पूर्वाग्रह का मतलब पहले से ही मान लेना कि लड़कियां कमजोर होती हैं, ये पूर्वाग्रह है। रूढ़िवादिता का मतलब जो परंपरागत चला आ रहा है, पहले के समय से ही चला आ रहा है, तो उन भावनाओं के कारण लड़कों एवं लड़कियों में अंतर समझा जा सकता है। दूसरा है धार्मिक कारक। धर्म, विभिन्न प्रकार के धर्म भी अपने अपने अनुसार से लड़कों एवं लड़कियों के लिए बहुत सारी क्राइटेरिया को तय करके रखा गया है धर्मों में। और कुछ धर्मों में लड़कियों को पढ़ना लिखना बिल्कुल मना कर दिया गया, वर्जित कर दिया गया है, जिसके कारण लड़कियों का विकास नहीं हो पाता है। तो धार्मिक कारक भी एक महत्वपूर्ण कारक है। तीसरे आते हैं आर्थिक कारक पे। अभी वर्तमान समय में जब लड़कियों को भी शिक्षा के क्षेत्र से जोड़ा जा रहा है, उन्हें भी सरकार तरह तरह के प्रोत्साहन देकर के शिक्षा की मुख्य धारा में लाने का प्रयास कर रही है। ऐसे में अब परिवार में ये फैशन सा बन गया है कि यदि लड़के एवं लड़कियां दोनों घर में हैं तो लड़कों को प्राइवेट स्कूल में डाल दिया जाता है, जबकि लड़कियों को सरकारी विद्यालय में पढ़ाया जाता है। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं आर्थिक कारक भी है। माता पिता हो सकता है कि वो सक्षम ना हो, इस कारण से वे लड़कियों को ढंग से पढ़ा नहीं पाते हैं। तो आर्थिक कारक भी कहीं न कहीं लैंगिक भेदभाव को उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चौथा है स्त्रियों का निम्न स्तर। अभी तक हमारे समाज में स्त्रियों का स्तर बिल्कुल सुधरा नहीं है। अभी तक साक्षरता दर की बात की जाए तो साक्षरता दर में भी पुरुष की तुलना में महिलाएं काफी पीछे हैं। और हमारे बिहार जैसे राज्य में जहां कुल जनसंख्या अभी 64% के लगभग ही है,
तो वैसी स्थिति में हम कल्पना कर सकते हैं कि महिलाओं की स्थिति और कितनी नीचे होगी। तो स्त्रियों का निम्न स्तर भी लैंगिक भेदभाव का कारक होता है। अब बढ़ते अगले पॉइंट पर, बाल विवाह। पुराने समय में ये ज्यादा प्रचलित था, अब धीरे धीरे इसमें कमी आ रही है, लेकिन अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में, सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में बाल विवाह होता ही है। सरकारें तमाम प्रयास कर रही हैं और इसके लिए हमारे समाज में जैसे जैसे जागरूकता फैल रही है, बाल विवाह पर रोक लग रहा है, लेकिन अभी तक पूरी तरह से रोक नहीं लग पाया है। और यह जो है महिलाओं की निम्न स्थिति का एक प्रमुख कारक है। तो जब बचपन में ही जब उनका ना तो शारीरिक रूप से ना ही मानसिक रूप से वे परिपक्व हो पाती हैं और उनका विवाह कर दिया जाता है, तो वैसी स्थिति में उनका पिछड़ जाना स्वाभाविक है। छठे पॉइंट पे आते हैं, सामाजिक कारक। सामाजिक कारक में मुख्य रूप से है दहेज प्रथा। दहेज प्रथा के कारण महिलाओं की स्थिति को बहुत ही ज्यादा बदतर स्थिति में ला दिया गया है, क्योंकि जो महिलाएं होती हैं, जो लड़कियां होती हैं और जिनके परिवार में लड़कियां होती हैं, उनको सबसे बड़ा टेंशन आज के समय में भी यही है कि जब उनकी शादी करवाई जाएगी तो उनके लिए दहेज कैसे जुटाया जाएगा। तो ये जो दहेज प्रथा है, यह अभी तक हमारे समाज के लिए एक अभिशाप बना हुआ है। अब 7वें पॉइंट पे आते हैं, मनोवैज्ञानिक कारक। मनोवैज्ञानिक कारक में हम ये समझ सकते हैं कि जो समाज की प्रचलित धारणाएं हैं, समाज में एक जो कंडीशन बना दिया गया है लड़कों एवं लड़कियों के लिए, तो लड़कियां भी यह मान कर बैठ जाती हैं कि बड़ा होकर के उन्हें भी घर संभालना है, चूल्हा चौका करना है, तो वे पढ़ लिख कर क्या करेंगी। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। एक फिल्म आई थी नील बटे सन्नाटा, जिसमें एक लड़की है जिसकी माँ बाई है, तो लेकिन उसकी माँ जो बाई है वह चाहती है कि उसकी बेटी पढ़ लिख करके अच्छा बने, लेकिन बेटी का यह मानना है कि चूंकि उसकी माँ बाई है तो वह भी बड़ी होकर बाई ही बनेगी, तो फिर ज्यादा पढ़ना लिखना क्यों। हालांकि फिल्म में दिखाया गया है कि उसकी माँ उसे पढ़ने के लिए प्रेरित करती है और जब वो नहीं सुधरती है तो वो स्वयं उसके ही क्लास में, उसी स्कूल में एडमिशन भी करवा लेती है और उसके साथ साथ पढ़ती है। तो उनका जो संघर्ष है वह चलते रहता है और अंत में वह लड़की पढ़ाई में मन लगाती है और IAS बनती है। तो मनोवैज्ञानिक कारक ही भी जो है एक महत्वपूर्ण कारक है जो समाज में लैंगिक भेदभाव को बढ़ावा देते हैं। लड़कियां खुद यह मान लेती हैं कि यह उनके बस की बात नहीं है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आज का ये जो चैप्टर था यह लैंगिक भेदभाव के ऊपर था। अब इसके ऊपर हम लोग सीटेट शिक्षक सीरीज में कुछ प्रश्नों को सॉल्व करके फिर आगे बढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और डीपली अध्ययन करते रहिए।